तारीख थी 9 जनवरी 2022। पत्रकार जय मजूमदार के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिसंबर 2009 से अभी तक कई बार ऐसा हुआ है कि जोशीमठ की सुरंग की खुदाई में लगी मशीनें ऐसी चट्टानों से टकराई जिनमें पानी मौजूद था। तकनीकी भाषा में इसे कहते हैं एक्वीफर इंग्रेस इवेंट। इसमें जमीन के भीतर का पानी तेजी से सुरंग में बहने लगता है। सन 2010 में यहाँ इतना पानी रिसा कि एनटीपीसी को जोशीमठ के लोगों के साथ एक समझौता करना पड़ा, क्योंकि शहर में पानी की कमी हो गई थी। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पानी बहा होगा कि जोशीमठ में भी पानी की कमी हो गई, जिसके चारों तरफ हिमालय की चोटियों पर ग्लेशियर हैं। हिमालय की गोद में बसे इस प्राचीन शहर फंसने से और घरों की दीवार दरकने से लोग वो टनल जिसकी वजह से जोशीमठ के नमस्कार, मैं हूं राज सूर्यवंशी। आज बताऊंगा मैं आपको जोशीमठ में जमीन धंसने और घरों में आई दरारों का असली कारण, और इसमें हमारी मदद करेंगे रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर एएन प्रसाद जी। आपने 10 साल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एज ए डीआईजी और आईजी काम किया है। इसी के साथ ही वाज इन फॉरेस्ट अप्रूवल ऑफ ऑल फॉरेस्ट प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग हाइड्रो पावर एंड रोड्स। और इनके साथ हमारी मदद करेंगे सिविल इंजीनियर राहुल कुमार, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और हाईवे रोड के एक्सपर्ट हैं। 2 जनवरी 2023 की रात जोशीमठ में एक बड़े धमाके की आवाज़ हुई। लोगों ने उठकर देखा तो उनकी घरों की दीवारों में दरारें थी, और चिंता की बात तो यह थी कि ये दरारें एक या दो घरों में नहीं बल्कि 700 से ज़्यादा घरों में थी। और सबसे बड़ी डराने वाली बात तो यह है कि जोशीमठ धीरे धीरे ज़मीन में धंस रहा है। जोशीमठ एक इम्पोर्टेंट जगह है जो उत्तराखंड के चमोली ज़िले में करीब 1800 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यह जोशीमठ बद्रीनाथ, जो हिंदुओं का पवित्र धाम है, उसके बहुत ही करीब है। इसके अलावा ये इंडो चाइना बॉर्डर के बहुत करीब है, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी का यहाँ बेस कैंप भी है। एक और रोड यहाँ से इंडो तिब्बतियन बॉर्डर तक जाती है, जिस पर इस दौरान कई क्रैक देखने को मिले। पिछले कुछ दशकों में यहाँ काफ़ी कंस्ट्रक्शन देखी गई है। बताया जाता है कि ये शहर 100 साल पहले यहाँ बसाया गया था। पास की पहाड़ी में अर्थक्वेक आया और उस पहाड़ी के पत्थर यहाँ आकर गिर गए, जो समय के साथ स्टेबल हो गए, और उसी पत्थरों पर ये शहर बस गया। और यही कारण है कि यह ज़मीन ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल नहीं है। ख़ासतौर पर यह इलाका डैम, बड़े बड़े रोड आदि बनाने के लिए सही नहीं है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक्सप्लोसिव की ज़रूरत पड़ती है। पहाड़ी में ड्रिल करनी पड़ती है, और ऐसा करने से स्लोप कमज़ोर पड़ जाते हैं। और वैसे भी जोशीमठ का एरिया अर्थक्वेक के लिहाज से जोन 5 में आता है, यानी हाईएस्ट रिस्क जोन में से एक। महीनों नहीं, बरसों नहीं, दशकों से ये सब जानते थे कि जोशीमठ खतरे में है, लेकिन सब तमाशा देखते रहे। जिन्होंने आवाज़ उठाई उन्हें विकास विरोधी बता खारिज कर दिया गया। अब नतीजा सबके सामने है। विशेषज्ञों का मानना है कि जोशीमठ को बचाना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उनका कहना है कि जो विकास के नाम पर ये तबाही हो रही है, उसे जल्द ही रोकना होगा, वरना इसके परिणाम और भयंकर हो सकते हैं। जोशीमठ के इन हालातों के लिए सबसे पहला कारण तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को जिम्मेदार मानते हैं, जिसकी कंस्ट्रक्शन 2006 में शुरू हुई थी और आज तक चल रही है। बहुत बड़ा कारण है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, इंडिया भी उसी तरह ग्रो कर रहा है, पावर की रिक्वायरमेंट है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी एक क्लीन एनर्जी माना जाता है। तो हम इसके अगेंस्ट नहीं हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं हो, लेकिन उसकी भी एक कैपेसिटी होती है। आप कितने प्रोजेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, ये असेसमेंट एक कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, बहुत हैप्जर्ड अनप्लान्ड वे में नहीं होना चाहिए। एक समय था कि सभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का एक बहुत डेप्थ में
एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता था और उसके बाद ही उसके अप्रूवल्स दिए जाते थे। जो पुराने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं वो अच्छे तरीके से बने, अच्छे तरीके से चले। लेकिन अभी जिस तरह से प्लान है, मतलब हर जगह आप नहीं बना सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अभी जो उत्तराखंड में 26 या 27 प्रोजेक्ट प्लान हैं, उसमें अब 6 प्रोजेक्ट ऐसे जोन में हैं जहाँ पे नहीं होना चाहिए। वो 6 बिल्कुल ग्लेशियर जोन में हैं, काफ़ी हाइट्स पे हैं। तो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइंटिस्ट भी कहते हैं नहीं होना चाहिए। इस पे काफ़ी चर्चा हुई है। जनरल ओपिनियन साइंटिस्टों का और जो इससे कनेक्टेड हैं सभी का कहना है कि उस 7 में से 6 प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से दोनों हैं, फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। जो अगर उसको बोलते हैं कि दोनों चीज़ होता है, हर एक का कॉइन का 2 पहलू हैं, तो हर एक चीज़ का 2 पहलू है, लेकिन उसको हम लोग इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं उसके ऊपर में डिपेंड करता है। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उस जगह पे बनना या कहीं भी बनना वो तो बरसों से बनते आया है, लेकिन जो किस सिनेरियो में उसके जो डिज़ाइन क्राइटेरिया सेट हुए हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ कंसीडर किया है, क्या चीज़ कंसीडर नहीं किया है। अगर वो सब जो भी नेचुरल जो होते हैं, जैसे सॉइल का जो बेरिंग कैपेसिटी है, जो कैचमेंट एरिया के थ्रू जो लोड क्रिएट होता है, जो उसके डैम के थ्रू जो बाकी लोकल एरिया पे जो पानी का प्रेशर डेवलप होता है, जो ग्राउंड वाटर में जो पानी का प्रेशर डेवलप होता है, ये सब सारा चीज़ को उसके कंसिड्रेशन में लिया गया है या नहीं लिया गया। और ये एक दिन का चीज़ नहीं है कि एक दिन में डेवलप हो जाए या 1 साल में डेवलप हो जाए। इसको कई बार डेवलप होने में बरसों लगते हैं, कई बार जल्दी भी नतीजा निकल जाता है। अब जैसे जोशीमठ का जो है, जो कैचमेंट है, वो कैचमेंट वो पहाड़ का कई पार्ट उसके पास में इस तरीके से बना हुआ है कि वो सिर्फ एक रास्ता पहाड़ के नदियों के लिए या पहाड़ का जो भी पानी इकट्ठा होता है उसके लिए एक रास्ता के तौर पे उसका कैचमेंट है, उसका जो टोपोग्राफी है। अगर उसको कोई ब्लॉक करता है तो कहीं ना कहीं उसका एक साइड इम्पैक्ट आता है। वो इम्पैक्ट कहाँ पे निकलेगा, वही चीज़ जियोटेक्निकल सर्वे में देखना होता है कि उसका कितना इम्पैक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है और कहाँ इफेक्ट करेगा। जोशीमठ के विनाश का दूसरा कारण हेलांग मारवाड़ी बाईपास को मानते हैं, जिसका काम अभी चल रहा है, जो 800 किलोमीटर लंबे चारों धाम के प्रोजेक्ट का हिस्सा है और जो 2016 में शुरू हुआ था। अध्ययन तो 1976 की महेशानंद मिश्रा जो तत्कालीन कमिश्नर थे गढ़वाल के, उनकी रिपोर्ट है, हम लोगों की रिपोर्ट है। इससे पहले कुछ साइंटिस्ट की और रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इन और अध्ययन गवर्नमेंट की फुल रिपोर्ट में जो तो उसी का पालन हो जाता है, तो इतने नौबत थोड़ी आती। और ये रोड का एक पर्पस नेशनल सिक्योरिटी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, ये रिलीजियस टूरिज्म जो पर्पस हो रहा है, इसके मैं बहुत फेवर में नहीं हूँ। बिकॉज़ आप अल्टीमेटली पहाड़ पे कैरिंग कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होता है। जहाँ पहले हज़ारों टूरिस्ट जाते थे, आज के डेट में करोड़्स में पहुँच गए हैं। तो ये सस्टेन कर ही नहीं सकता है ये पहाड़, ये हिमालय। और इस टूरिज़्म के नाम पे जो बिल्कुल ही हैप्जर्ड कंस्ट्रक्शंस ऑन द स्लोप, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब बन रहे हैं, ये भी बिल्कुल ही अनप्लैन्ड एंड बिल्कुल ही डेवास्टेटिंग है। ये क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऐसा है जो आने वाले समय में बहुत ही बुरा असर देने वाला है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि पूरे जोशीमठ से आगे भी कितने रोड्स सबसाइड कर रहे हैं, कितने शहर में क्रैक्स आना शुरू हो गए हैं। और चूँकि मैं इस एरिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का भी अप्रूवल दिया हूँ, रोड्स का भी अप्रूवल दिया हूँ। रोड्स बनने चाहिए, बट माउंटेन्स में रोड बनाने की एक टेक्नोलॉजी होती है, कट एंड फिल मेथड होता है, जिसमें एक भी डेब्री नीचे नहीं जाता है डाउन द स्लोप। और ये टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, अनेकों कंट्री में किया गया है।
अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो हमने देखा है उसमें ये मेथड, ये टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ किया गया। तो प्रोजेक्ट्स एक तो चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो, रोड हो, बिल्डिंग हो, टेक्नोलॉजी का यूज़, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वो आप नहीं करते हैं तो डिवास्टेशन होना तय है। और जो आप बना चार धाम प्रोजेक्ट में जो रोड वाइडनिंग का जो काम चल रहा है उसमें दो मेजर, अगर पहाड़ के हिसाब से अगर बोलें तो उसमें दो मेजर प्रॉब्लम डेवलप करने का दो रास्ता क्रिएट हो जाता है। एक होता है ब्लास्टिंग, जो होता है ब्लास्टिंग के बिना वो रोड, आजकल के टाइम में जो इंडियन टेक्नोलॉजी है उसके बिना रोड बन नहीं सकता है। तो जो ब्लास्टिंग का इम्पैक्ट अंदर भी जो पहाड़ के अंदर जाता है, उसके अंदर क्या क्रैक डेवलप कर रहा है, उसके अंदर में क्या क्या डेवलप कर रहा है, वो एक लॉन्ग टर्म में बाहर आता है, जिसके वजह से जो लैंडस्लाइड का जो प्रॉब्लम जो बाद में रोड बनने के बाद भी कंटिन्यू आते रहता है। और उसके बाद जो वाइडनिंग के कारण जो दूसरा स्लोप है जो ओवरबर्डन हो जाता है, उसके ऊपर में जो बाकी जो टूटा हुआ पहाड़ का जो मलबा डाल करके या बाकी डाल करके जो उसको एक बैरियर टाइप से क्रिएट करता है, तो नीचे स्लोप जो एक टेरेन, जो एक स्लोप प्रकृति ने डिसाइड किया हुआ है, वो स्लोप का डिग्री चेंज हो जाता है। उसके कारण उसके ऊपर में ओवरबर्डन सॉइल है, ओवरबर्डन रोड है, ओवरबर्डन ट्रैफिक है। तो ये सब नीचे पहाड़ के नीचे अपने जो लेयरों में जो जाती है उसका जो लोड, वो लोड उसके नीचे जा कर के वो डिस्टर्ब होते रहता है, तब जा कर के वो लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम आता है, दूसरे प्रॉब्लम भी जनरेट हो जाते हैं। तो उसका भी एक रीज़न है। जोशीमठ की इस बर्बादी का तीसरा कारण अनप्लैंड रेसिडेंशियल और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के अलावा ज़्यादा टूरिज्म का वहां आना मानते हैं। ऐसा है कि पूरे इंडिया में या किसी भी स्टेट में डेवलपमेंट तो बहुत ही नेसेसरी है, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट की एक कैपेसिटी होती है, एक प्लानिंग होती है और एरिया पे डिपेंड करता है कि किस तरह का विकास होना चाहिए। आप सभी जगह प्लेन्स में, हिल्स में एक तरह का विकास नहीं कर सकते हैं। तो विकास का पहले एक आपके पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए, कैसे डेवलप करना है, क्या एक्टिविटीज़ करनी है। अभी रिसेंटली जिस तरह का जोशीमठ या उत्तराखंड में घटनाएं हो रही हैं, उसके अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो साइंटिस्ट का मानना है कि हिमालय अभी भी ग्रो कर रहा है, उसकी हाइट, ऊंचाई बढ़ रही है। तो और ये बहुत ही हाईली सिस्मिक एक जोन में आता है, जो सबसे डेंजरस जोन माना जाता है। पूरे सभी जगह डिफॉरेस्टेशन तो हो रहे हैं, बट हिल्स के डिफॉरेस्टेशन का एक स्पेशल इम्पोर्टेंस होता है, बिकॉज़ पहाड़ तभी तक रहेंगे जब तक उस पर ग्रासेज, उस पर ट्रीज़ रहेंगे। जैसे उत्तराखंड की अगर बात करें तो, या जोशीमठ की बात करें, बहुत ही अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ द टाउन इतना बढ़ गया, पॉपुलेशन इतने बढ़ गए, कंस्ट्रक्शन बहुत वेल प्लान नहीं है और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन नहीं है। पहले हिल्स में लकड़ियों के मकान बनते थे, स्टोन के मकान बनते थे, आज सीमेंट और लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सामान बनते हैं। तो एक तो डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन किस टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करेंगे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये तो एक कॉमन सेंस वाली बातें हैं कि एक इंडिविजुअल घर और एक बड़ा प्रोजेक्ट, ये तो वही कंपैरिजन है कि एक हाथी और एक चींटी है, चींटी कितना इफेक्ट डालेगा। हाँ, इफेक्ट डलता है, उसके वजह से प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो एक लोकलाइज, एक अगर कोई 100 गज का मकान है तो वो 100 गज से ज़्यादा 500 गज में इफ़ेक्ट डाल देगा, लेकिन पूरा का पूरा एक एरिया में इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, पूरा एक पहाड़ पे इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। पहाड़ पे इफ़ेक्ट तभी होगा जब कोई मेजर चेंजेज होगा, जब कोई मेजर इम्पैक्ट होगा, जब मेजर लोडिंग होगा। उसका लोडिंग इतना ज़्यादा नहीं होता इंडिविजुअल घर का कि वो पूरा का पूरा पहाड़ पे या एक कैचमेंट पे असर करे। दो जगह की जो खबरें आ रही हैं, एक लद्दाख और दूसरा अंडमान निकोबार, ये दो हमारे बहुत ही सेंसिटिव एरिया हैं, उतने ही सेंसिटिव जितना उत्तराखंड है। और लद्दाख के लोकल पीपल का धरना, भूख हड़ताल करना 5 दिनों के लिए -20 डिग्री टेम्परेचर में, जो कुछ नहीं चाहते हैं, बस ये चाहते हैं कि वहाँ के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए।
वहाँ जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उनके वो अगेंस्ट हैं। उसी तरह अंडमान निकोबार आइलैंड, वहाँ पे इतने मैसिव टूरिज़्म के प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं और वहाँ का इतना रिच बायोडाइवर्सिटी, इतने अच्छे फॉरेस्ट से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहाँ का इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे नेशनल पार्क्स को डीनोटिफाई कर दिया गया, सैंक्चुरी को डीनोटिफाई कर दिया गया इको टूरिज़्म के प्रोजेक्ट्स के लिए। टूरिज़्म के नाम पे इतने हमारे ख्याल से एनवायरनमेंट को डैमेज करना बिना एक सस्टेनेबल व्यू लिए हुए, बिना इसको बहुत ही डीपली एग्जामिन, और किसके लिए? वहाँ के जो अंडमान के लोकल रियल ट्राइबल्स हैं उनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है। वो चाहते नहीं हैं डेवलपमेंट, वो मेन स्ट्रीम में आना नहीं चाहते हैं। इस पे कितनी बार उनसे भारत सरकार और लोगों ने भी, NGOs ने भी बातचीत की। जोशीमठ का क्या होगा अब ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगर आज से ही हम सावधानी बरतें और डेवलपमेंट के नाम से चल रही इस कंस्ट्रक्शन को बंद कर दें तो हम लद्दाख, अंडमान निकोबार, केदारनाथ और हिमाचल जैसी जगह को बचा सकते हैं। आपको मेरा यह एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद, जय भारत।